कक्षा 6 के सभी स्टूडेंट्स को गुड नून। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 था, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ा। आज इस चैप्टर का हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। नाम है द फर्स्ट एम्पायर यानी पहला साम्राज्य, द मौर्य यानी मौर्य वंश। तो इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और जिस पार्ट पे हमने पहले वीडियो में पढ़ के छोड़ा था, आज हम लोग वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था वेलफेयर मेजर्स यानी लोक कल्याण के लिए मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये आप देख रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स या वेलफेयर मेजर्स, जो कि अशोक महान ने शुरुआत किया था। तो इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं और यहीं पर हमने वीडियो को छोड़ा था पहले पार्ट में। आइए देखते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हेडिंग दिखाई जा रही है या प्रिंटेड है वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मौर्य साम्राज्य में शासन कैसे चलता था। मौर्य साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो मैं रीड आउट कर रहा हूँ पैसेज को, आप इसको देखिए ध्यान से और इसमें क्या क्या बताया गया है उसको समझने की कोशिश करिए। एज द एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। चूँकि अशोक का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था, मैप में जैसा कि मैंने बताया था बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एट द सेंटर यानी केंद्र में द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, जो किंग यानी राजा होता था वह सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ही टूक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन, सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं डिसीजन जो हैं वो किंग के द्वारा लिए जाते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उस किंग की हेल्प के लिए उसको असिस्ट करने के लिए यानी सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। हिंदी में इसको कहते हैं मंत्रि परिषद। तो किंग के पास एक मंत्रि परिषद होती थी ताकि यदि राजा कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको डिसीजन लेने में इस मंत्रि परिषद से सहायता मिलती थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंस, जो पूरा साम्राज्य था वो कई प्रांतों में, प्रोविंस माने प्रांत होता है, उसमें बटा था। जैसे कोई हमारा देश ही है, ये हमारा देश है, तो हमारा देश भी आप जानते हैं कई राज्यों में बटा है। तो जितने राज्य हैं ये सब क्या होंगे, प्रोविंस होंगे। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर राजस्थान है, फिर यहाँ गुजरात है। इस तरह ये प्रांतों में बटा था जो अशोका साम्राज्य था। ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन, और जो प्रांत होते थे ये इनकी राजधानी बनाई जाती थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऐसे उस समय भी प्रांतों की राजधानियाँ हुआ करती थी और उनका शासन वहीं से होता था। जैसे हमारे यहाँ शासन कहाँ से होता है, लखनऊ से होता है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। ऐसे भी उस समय कुछ जगहें होती थी जो राजधानी होती थी, जैसे कि यहाँ नाम दिया गया है तक्षशिला और उज्जैन, ये भी राजधानी हुआ करती थी उस समय प्रांतों की। तो शासन यहीं पर होता था, यहीं से चलाया जाता था। ईच प्रोविंस वॉज रूल्ड बाई प्रिंस, और हर प्रांत में क्या होते थे, एक प्रिंस होता था यानी राजकुमार होता था। ये जो प्रांत थे यहाँ पर उस किंग के द्वारा प्रिंस नियुक्त किए जाते थे और यही प्रिंस ही सब जगह शासन को चलाता था। जैसे आजकल की डेट में आप देखते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो जैसे चीफ मिनिस्टर आज की डेट में होते हैं उस समय प्रिंस हुआ करते थे यानी राजाओं के घर के राजकुमार। Who was sent as governor, he ruled as a representative of the king, और ये इन प्रिंसों की नियुक्ति जो होती थी वो किंग के द्वारा होती थी और ये लोग एक तरह से राजा का प्रतिनिधि होते थे यानी किंग के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। द प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज प्रदेश था। तो जो ये प्रोविंस होता था इसको जिलों में बांटा जाता था। जैसे हमारा यूपी क्या है, जिलों में बटा है, कई जिले हमारे यूपी में, तो ऐसे उस समय प्रोविंस को भी जिलों में बांटा जाता था। और जो जिले का अधिकारी होता था, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे, प्रदेष्ठा कहते थे। क्या कहते थे, प्रदेष्ठा। आजकल जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे हम कहते हैं डीएम कहते हैं ना, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उस समय डीएम नहीं कहा जाता था, उस समय जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहते हैं प्रदेष्ठा। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं जितने भी बोर्ड में मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने आपको प्रिंस के बारे में बताया, मैंने आपको प्रोविंस के बारे में बताया, मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया। ये सभी पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
आगे लिखा है ए नंबर ऑफ विलेज फॉर्म्ड ए डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में कई गांव होते थे, जैसे आजकल भी होता है। आजकल भी एक जिले में कितने गांव होते हैं? लगभग सैकड़ों गांव होते हैं। उस समय भी एक जिले में सैकड़ों गांव होते थे। ईच विलेज हैज ए हेडमैन चूजन बाय द विलेजर। और उस समय गांव का भी एक क्या होता था? हेडमैन यानी मुखिया होता था। हेडमैन माने मुखिया होता था। जैसे आजकल हमारे यहाँ क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का चुनाव कौन करता है? उस गाँव की ग्राम सभा की जनता करती है। उस समय भी ग्राम प्रधान जैसी व्यवस्था थी, लेकिन उसको ग्राम प्रधान नहीं कहते थे, उसको क्या कहते थे? मुखिया कहते थे। क्या कहते थे? मुखिया यानी कि सरपंच कहा जाता था, और अंग्रेजी में उसको हेडमैन कहते थे। इस प्रकार हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य में शासन कैसे होता था। अगला जो है यहाँ पर हमको पढ़ना है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र जो कि मौर्य के समय का एक बहुत ही अच्छा शहर था, बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। यानी जो किंग था, ये किंग पाटलिपुत्र में ही रहता था, और पाटलिपुत्र का जितना इलाका था वहाँ पर शासन किसका चलता था? किंग का चलता था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, अब यहाँ पर एक देखिए यात्री का नाम आया है, इसको आपको नोट करना है। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, क्योंकि मैगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जो भारत उसमें घूमने आया था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इस मैगस्थनीज ने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र का शासन था वो कैसा था? वेल ऑर्गेनाइज्ड था, यानी बहुत संगठित था, यानी बहुत अच्छे रूप में चलता था उस समय पाटलिपुत्र का शासन। देयर वॉज ए कमेटी ऑफ 30 पीपल डिवाइडेड इंटू 6 ग्रुप लुकिंग आफ्टर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर 30 लोगों का एक समूह था जिसको 6 ग्रुपों में बांटा गया था। यानी ये जो 30 लोग थे, ये 30 पीपल थे, इन 30 लोगों को 6 समूहों में बांटा गया था। ऐसे करके 6 समूहों में बांटा गया था, और इन सभी एक एक समूह में 5-5 लोग रहते थे। यानी 30 लोगों के समूह को 5 समूहों में बांटा गया, और हर समूह में 5 लोग होते थे। और ये समूह जो बने थे उनको देखिए यहाँ पर लिखा गया है। मैं इसको बढ़ा के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 6 समूह थे, ये इनके नाम क्या थे, इनको देख लेते हैं हम लोग। पहला समूह था इंडस्ट्री यानी व्यापार का। पहला समूह किसका था? इंडस्ट्री यानी कि व्यापार का था। तो इंडस्ट्री इसका एक समूह हो गया। दूसरा था कलेक्शन ऑफ टैक्सेज। एक समूह क्या करता था? करों को एकत्र करता था, यानी टैक्स का कलेक्शन करता था। तीसरा जो ग्रुप था सुपरवाइजिंग मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल। तीसरा ग्रुप ये था कि जो सामान बन रहे हैं बाजार में जाने के लिए, बिक्री के लिए जो सामान बन रहे हैं उनका सुपरविजन करना था कि सामान अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसमें मिलावट तो नहीं है। इस प्रकार इन सामानों की देख रेख करने के लिए एक विभाग था। अगला था चेकिंग वेट्स एंड मेजर्स, यानी माप तौल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी बाट और बटखरे इनकी नाप जो के लिए कि जो दुकानदार तौल रहा है उसका बटखरा सही है कि नहीं, उसका तराजू सही है कि नहीं, जो बाकी चीज़ें नाप तोल के मिलने वाली हैं उनका सही नाप जोख हो रहा है कि नहीं, इसके लिए एक विभाग था। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4 विभाग। 5वां विभाग क्या था? टेकिंग केयर ऑफ फॉरेनर्स। यदि कोई विदेशी आ गया हमारे देश में, उसमें पाटलिपुत्र में, तो उस विदेशी की कैसी सेवा हो रही है, विदेशी कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन कौन से क्रियाकलाप कर रहा है, उसकी देखरेख करने के लिए ये था 5वां विभाग। और एक विभाग था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक विभाग इसलिए बना था कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इस समय भी व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था तो आजकल भी हमारे देश में है। यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और यदि मृत्यु होती है किसी की तो डेथ सर्टिफिकेट आज भी गवर्नमेंट बनवाती है। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र का शासन चल रहा था। ये सभी 6 डिपार्टमेंट जो हमने यहाँ आपको मैप के जरिए बताए आपको, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि ये जो 6 डिपार्टमेंट थे, 30 लोगों को जो बांटा गया था 5-5 लोगों का समूह बनाकर, ये 5 समूह का काम किया था। तो इंडस्ट्री, कलेक्शन ऑफ टैक्स और सुपरवाइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स, फिर चेकिंग वेट्स एंड मेजर्स, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, फिर उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेनर्स, ये इनके काम थे। और ये सब मिलके क्या बन गए? ये सब मिलके बन गए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। तो इनको आपको नोट करना है। अब आइए बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। द नागरिका और द सिटी गवर्नर लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। अब यहाँ पर एक और पोस्ट है, इसको कहते थे नागरिका। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नागरिका। तो नागरिका का काम क्या था? नागरिका का काम ये था कि ये शहर का क्या होता था? ये गवर्नर होता था, ये सिटी गवर्नर। जैसे आजकल मेयर होते हैं ना, आजकल शहरों में मेयर होते हैं, तो उसी तरह का पोस्ट था उस समय, उसको कहते थे नागरिका। इसका काम क्या था कि उस शहर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था
का जिम्मा इसी के ऊपर था। किसके ऊपर? जिसको कहते हैं नागरिका, यानी लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करना ये नागरिका नाम का अधिकारी करता था। और इसी नागरिका नाम के अधिकारी के ऊपर एक और काम था कि शहर की साफ सफाई, यानी सिटी की क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, शहर की जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वह भी काम इसी नागरिका को देखना पड़ता था। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और कमाई का जो राज्य की कमाई का मुख्य जरिया था वो क्या था? भूमि लगान, यानी भूमि से जो कर मिलता था वही राज्य की कमाई होती थी। इट वॉज फिक्स्ड 1/4 और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये कितना होता था? 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में होता था। जैसी जिसकी ज़मीन होती थी वैसा होता था। मान लीजिए कोई खेत है, इसको समझा दें आपको। मान लीजिए कोई खेत है किसी किसान का, इस किसान ने इस खेत में गेहूँ बोए, इस खेतान में क्या किया? गेहूँ बोया, और जब फसल काटी गई तो उसके खेत में कुल 100 किलो अनाज, यानी 100 किलो गेहूँ उसको मिला कटाई के बाद। तो इस 100 किलो में से 1/4 यानी कि आप भाग देंगे तो 25 की गिराएगा। तो 100 किलो जो अनाज उत्पन्न होता था उसका 25 किलो किसके पास चला जाता था? ये राजा के पास चला जाता था। बाकी जो शेष 75 किग्रा होता था वह किसान अपने पास रख लेता था। इस तरह वहाँ टैक्स लिया जाता था। और ये टैक्स जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति को देखकर, यानी किसी का खेत में कम उत्पादन हो रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम है, तो उससे 1/6 लिया जाता था, और जिसकी उपजाऊ है उससे 1/4 लिया जाता था। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वर माइंस, फॉरेस्ट, कस्टम्स, ड्यूटीज एंड फाइन्स। और भी स्रोत थे, उसमें क्या था? जैसे खदान थी, माइंस माने क्या होता है? खदान, जहाँ कोयला वोला निकलता है। फॉरेस्ट, जंगल से जो कमाई होती थी उसकी लकड़ी बेचकर। कस्टम्स एंड ड्यूटीज, यानी सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो रास्ते में यहाँ पर जो चुंगी उंगी लगते थे, जो वहाँ से वसूली होती थी, वो राज्य की कमाई होती थी। और क्या? फाइन माने जो कभी किसी के ऊपर फाइन लगा दिया जाता था किसी गलत काम पर, यहाँ से जो कमाई होती थी वैसे भी राज्य की कमाई होती थी। द मनी कलेक्टिंग थ्रू टैक्सेस वॉज यूज फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। और इस समय जो कमाई होती थी, इस तरह जो कमाई होती थी उसका उपयोग कहाँ होता था? उसका उपयोग होता था जो सेना होती थी राजा के पास, उसके रखरखाव में ये पैसा खर्च होता था। यानी टैक्सेज वाज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी, सेना के रखरखाव में जो खर्चा आता था वो खर्चा इन्हीं वसूले गए टैक्सों से निकलता था। सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो वहाँ उस समय राजा के अधिकारी होते थे, उनकी जो सैलरी दी जाती थी इन्हीं टैक्सों से दी जाती थी। एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी वह भी, उनका खर्चा भी इन्हीं वसूले गए टैक्स से होने वाली कमाई से होता था। स्पेशल स्पाइस केप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल, और उसमें जासूसी भी होती थी, यानी जासूस राजा के पास होते थे जो इन अधिकारियों के ऊपर अपनी निगाह बनाकर रखते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। आगे देखते हैं। देयर वॉज ओवरसीज ट्रेड विद श्रीलंका, चाइना, रोम एंड इजिप्ट। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, शाइनिंग, ब्लैक पॉटरी एंड परफ्यूम्स वर द मेन आइटम ऑफ द ट्रेड। उस समय मौर्य काल में जो व्यापार होता था वह विदेशों से भी होता था, यानी उस समय भी जो किंग था वह विदेशों से अपना व्यापार करता था। इन देशों में कौन कौन लोग थे? जहाँ विदेशी देश जहाँ से हमारा व्यापार होता था, पहला देश है श्रीलंका, दूसरा है चाइना, तीसरा है रोम, चौथा है इजिप्ट। इन देशों के साथ मौर्य काल में व्यापारिक संबंध थे, यानी वस्तुओं की आवाजाही होती थी। यहाँ से सामान वहाँ जाता था, वहाँ से सामान यहाँ आते थे। और इन सामानों में होता क्या था? टेक्सटाइल यानी कपड़ा होता था, ज्वेलरी यानी गहने आभूषण होते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन माने जो कीमती पत्थर होते हैं वे होते थे, आइवरी प्रोडक्ट्स हाथी के दांत होते थे, शाइनिंग ब्लैक पॉटरी ये भी एक सामान होता होगा कोई, इसका भी व्यापार होता था। एंड परफ्यूम्स, परफ्यूम आप जाने होंगे जिसको हम सेंट कहते हैं, तो परफ्यूम, इन सभी चीज़ों का व्यापार हम विदेशी देशों के साथ करते थे। और ये विदेशी देश थे श्रीलंका, चाइना, रोम एंड इजिप्ट। There were several cities in empire. Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south. Merchants, officials and crafts person lived in these cities. अब दो मुख्य शहर हैं, यहाँ से आपको केवल दो मुख्य शहरों के बारे में जानना है, कुछ ज़्यादा इसमें से नहीं लिखना है। पहला जो मुख्य शहर था वो था तक्षशिला, और दूसरा जो मुख्य शहर था उसको हम कहते हैं उज्जैन। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, तो चाणक्य यहीं तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, चाणक्य वहीं पर क्या थे? अध्यापक थे, पढ़ाते थे। और कहाँ पढ़ाते थे? इसी तक्षशिला में पढ़ाते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे
यहाँ वोकैबुलरी दी गई है, इसको आप पढ़ना है। और जो नीले कलर में दिया गया है, हरे कलर में, इनको आपको स्वयं पढ़ना है। इनको आपको स्वयं पढ़ के और इसको तैयार करना है। यदि इसमें से कोई कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को आपको स्वयं पढ़ना है। अब पढ़ते हैं डू यू नो। इसमें क्या आप जानते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर करेंसी नोट एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। दे वर कार्व्ड इन स्टोन्स एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। लिस्ट एट लीस्ट वन अदर ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच यू सी देम। अब ये देखिए, ये जो चिन्ह बनाया गया है, ये वाला जिसको मैं सर्किल में कर दे रहा हूँ, ये एक पत्थर का बना हुआ है। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ सिंह बने हुए हैं, लायंस बने हुए हैं, और ये कहाँ पर है, सारनाथ पे है। और किसने बनवाया था, अशोक ने। यही चिन्ह आप हमारे जो भारतीय रुपए हैं, जो नोट हैं, कोई भी नोट है 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये की नोट तक, उस पर ये चिन्ह आपको मिल जाएगा। पूरा चिन्ह क्या मिलता है, ये वहाँ नोट पर छपा हुआ मिल जाएगा। और ये किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। तो इसमें से आपको केवल इतना नोट करना है कि ये जो सिंह की बनी प्रतिमा है पिलर पर, पिलर माने स्तंभ पर, वह कहाँ पर है, वह है आपके सारनाथ में बनी हुई है। और किसने बनवाया, अशोक महान ने बनवाया। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ लिखा है अशोका डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड थ्राइविंग एंड एग्रीकल्चरल फ्लॉरिशिंग। अब अशोक ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा कि अशोक ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया, व्यापार के माध्यम से, यानी देश में भी व्यापार को उसने बढ़ावा दिया और विदेशों से भी इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। ही हैज़ मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसने कला और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी, आर्किटेक्चर माने होता है वास्तुकला। वास्तुकला किसको बोलते हैं, जो इमारतें बनती हैं, ऐतिहासिक इमारतें बनती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वास्तुकला। तो वास्तुकला का भी विकास मौर्य काल में हुआ। इसके अलावा आर्ट से आप परिचित होंगे, आर्ट माने कलाओं से परिचित होंगे। इनफैक्ट ही हैज़ played a crucial role in shaping the national identity of the modern India। अब यहाँ कहा जा रहा कि देखा जाए तो जो आज का हमारा भारत है, आधुनिक भारत है, उसकी रूपरेखा यानी उसकी प्रस्तावना अगर किसी ने खड़ी की तो अशोक महान ही था। यानी मौर्य वंश के समय में ही उस भारत का निर्माण शुरू हो गया था, जिसे जो भारत आज हम देख पाते हैं। यानी आज का भारत जो बना है उसमें कहीं न कहीं मौर्य वंश का बहुत बड़ा योगदान है। एंड ऑफ मौर्य रूल। अब ये मौर्य वंश समाप्त कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आइए देख लेते हैं क्या बताया गया है कि मौर्य वंश आखिर समाप्त कैसे हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज। अब यहाँ से आपको जो पॉइंट नोट करना है वो नोट करना है कि अशोक की मृत्यु कब हुई, तो उसका डेट यहाँ पर दिया गया है 232 BC, यानी 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होते ही अशोक जो मौर्यन एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट माने पतन हो गया, नष्ट हो गया। और इसके 3 कारण दिए गए, उनको पढ़ते हैं। अशोकाज सक्सेशन वर वीक एंड वर अनेबल टू कंट्रोल सच ए वास्ट एम्पायर। अशोक की मृत्यु के बाद जो बहुत बड़ा राज्य था उसको चलाने में इसके वंश के बाकी राजा क्या हुए, कमज़ोर साबित हुए। यानी वो इतने बड़े राज्य को संभाल नहीं पाए, चला नहीं पाए, क्योंकि वे योग्य नहीं थे और कमज़ोर लोग थे। दूसरा है लार्ज ग्रांट गिवन टू बुद्धिस्ट मंक एंड ह्यूज एक्सपेंस ऑन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्पटिटेड द रॉयल ट्रेजरी। अब इसमें लिखा गया है कि जो उस समय बुद्ध साधु थे, बुद्ध भौतिक थे, क्या बोलते हैं उनको, बौद्ध भिक्षु थे, यानी बुद्ध लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था। उनको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था। इसके अलावा मौर्यों की बहुत बड़ी आर्मी थी, उस आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। इस कारण जो मौर्य का खजाना था, रॉयल ट्रेजरी थी, वो खजाना खाली हो गया। इनको देने के लिए सैलरी नहीं रही और इस प्रकार जो अनावश्यक खर्चे थे इसके कारण उनका खजाना खाली हो गया। और जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो उसका वैसे ही पतन हो जाता है। तो इस तरह उनके पतन में जो मौर्य शाही खजाना था इसका खाली होना एक बहुत बड़ा कारण था। आगे लिखा है द ब्राह्मण्स वेंट अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल एंड सैक्रिफाइस। अब ब्राह्मणों का जो वर्ग था, यानी जो ब्राह्मण थे उस समय देश में, वे मौर्यों के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि अशोक ने क्या किया, अशोक ने जो ब्राह्मणों का रिचुअल था, कर्मकांड था, उसकी इसने निंदा कर दी। किसने? अशोक ने। तो ब्राह्मण से
खफा हो गए और जो उस समय ब्राह्मण लोग बलिदान देते थे, सेक्रीफाइस करते थे जानवरों को, उस पर अशोक ने रोक लगा दी थी। इस कारण जो ये ब्राह्मण वर्ग था उससे नाराज हो गया और इसने भी अशोक के पतन में यानी मौर्य काल के पतन में अपनी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हमने देखा कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। अब यहाँ रेड में कुछ लिखा है, इसको आपको स्वयं पढ़ना है और ये जो दिया गया है ब्लू ग्रीन कलर में, इसको भी आपको सेल्फ रीडिंग करनी है और इन दोनों को पढ़ के आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होंगे इसको आप नोट कर लेंगे। यदि इनमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो चैप्टर था आपका हिस्ट्री का, जो कि चैप्टर नंबर आपका था मेरे ख्याल से 8, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसी हिस्ट्री या जियोग्राफी या सिविक्स का कोई चैप्टर उठा के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।